नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद टीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी शिक्षण शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भाग 2 है। भाग 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर भाग 1 को देख लीजिएगा। उसमें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो भाग 1 को देखिएगा, उसके बाद आपको भाग 2 को देखना है। तो शुरू करते हैं। हिंदी शिक्षण शास्त्र का पहला प्रश्न है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको अच्छे से पता है। रोज़ रोज़ बोलना अच्छा नहीं होता है, तो आपको सभी को पता है कि इस वीडियो को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया है। इंपॉर्टेंट है, साहचर्य प्रणाली के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, जॉन डीवी या फिर मेजिल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो याद रखिएगा ये इटली के मनोवैज्ञानिक थे। और जो इनने कार्डों का उपयोग किया था वो किस प्रकार का था, तो याद रखिएगा जो साहचर्य प्रणाली है इसमें जो कार्डों का उपयोग होता था वो लकड़ी या फिर प्लास्टिक के कार्डों का उपयोग होता था, जिनमें कुछ में तो चित्र बने होते थे और कुछ में उनसे संबंधित नाम लिखे होते थे। यदि उदाहरण के तौर पर जाने तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 कार्ड है। ये कार्ड समझिए, यहाँ पर देखिए एक आम का चित्र बना हुआ है और दूसरी तरफ उसका नाम लिखा हुआ है। यानी कि इससे क्या प्रतीत होता है, बच्चा यहाँ पर समझ सकता है कि ये किसका चित्र है, तो ये आम का चित्र। यानी कि छात्र चित्र व नाम की संगति पर पढ़ना सीखते थे, किसमें, साहचर्य प्रणाली में। और इसके प्रतिपादक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी है। और यहाँ वाचन विधि याद रखिएगा, साहचर्य प्रणाली एक वाचन विधि है और ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चित्र विस्तारक यंत्र यानी कि एपिडोस्कोप किस प्रकार की सहायक सामग्री है। दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एपिडोस्कोप के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा दृश्य सामग्री। याद रखिएगा जो चित्र विस्तारक यंत्र या फिर जो एपिडोस्कोप है ये किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो ये दृश्य सामग्री है। इसके अंतर्गत श्यामपट्ट चित्र, मानचित्र, मूक चित्र और चित्र विस्तारक यंत्र यानी कि एपिडोस्कोप ये सभी किसके अंतर्गत आती है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत की बात करें तो इसमें रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीफोन और टेप रिकॉर्डर यानी कि जिनको हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। अब दृश्य और श्रव्य सामग्री में कौन कौन से साधन आते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि टेलीविज़न हुआ, चलचित्र हुआ, नाटक हुआ, कठपुतली हुआ, स्मार्टफोन हुआ, क्षेत्र भ्रमण और वीडियो, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जहाँ तक मुझे लगता है साधारण सा प्रश्न था, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, तो यहाँ पर पहला वाला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है, कौन सी है, प्रदर्शन विधि है, वाचन विधि है, सैनिक विधि है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा प्रदर्शन विधि। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि कौन सी रहेगी, प्रदर्शन विधि रहेगा। प्रदर्शन विधि को यदि हम साधारण भाषा में जाने तो किसी घटना या विषय वस्तु को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना प्रदर्शन विधि कहलाती है। और जो प्रदर्शन विधि है दोस्तों ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है। याद रखिएगा जो प्रदर्शन विधि है वो किस प्रकार की विधि है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। और इस शिक्षण विधि में जो ज्ञान दिया जाता है वो मूर्त से अमूर्त रूप में दिया जाता है। याद रखिएगा इसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किस प्रकार का होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है, कौन सी है, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि है, निगमन विधि है, श्रुत लेखन अभ्यास विधि है या फिर प्रत्यक्ष विधि है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अभिक्रमिक अनुदेशन विधि, स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है। अब बात करते हैं कि इसका प्रतिपादन किसने किया, इसका प्रणेता कौन है। तो याद रखिएगा अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के प्रवर्तक स्किनर है, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कब प्रतिपादित किया था, तो ये 1954 में किया था। यदि प्रश्न में पूछे कि अभिक्रमिक अनुदेशन विधि का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो वहाँ पर स्किनर नहीं आएगा। फिर प्रश्न को सुन लीजिए, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो ये स्किनर द्वारा नहीं दिया गया था, ये सुकरात द्वारा दिया गया था। ये याद आपको रखना है। अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के प्रवर्तक स्किनर है, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, 1954 में दिया था। और अभिक्रमिक अनुदेशन विधि का विचार सबसे पहले सुकरात ने दिया था। इस बात का ध्यान आपको रखना है।
और सुकरात के विचारों के आधार पर ही थॉर्नडाइक ने सन 1913 में आंशिक क्रिया का नियम दिया। कब दिया था? 1913 में। किसके विचारों के आधार पर दिया था? सुकरात के। किसने दिया था? तो वो दिया था थॉर्नडाइक ने। देखिए 2 से 3 प्रश्न बन गए यहाँ पर, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य, यहाँ पर आपको श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य बताना है। क्या होगा? श्रुत लेखन का अर्थ होता है सुने हुए को लिखना या फिर सुनकर लिखना। आपने देखा होगा उदाहरण के तौर पर कि किसी क्लास में एक शिक्षक बोलकर लिखवा रहा है, यानी कि शिक्षक क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, कोई प्रश्न है या फिर कोई नोट से है जिसको नोट करवा रहे हैं शिक्षार्थियों को। तो वहाँ पर क्या होता है कि शिक्षक बोलते हैं और शिक्षार्थी उसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सुनकर लिखते हैं, तो उसे ही श्रुत लेखन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर श्रुत लेखन अभ्यास विधि का आपको उद्देश्य बताना है। क्या होगा? छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना बिल्कुल सही है। जब आप कोई बोल रहा है, अध्यापक बोल रहा है, शिक्षक बोल रहा है, उसको आप लिखेंगे तो क्या होगा? शुद्ध वर्तनी, यानी कि धीरे धीरे आप उस चीज़ों को नोट करेंगे, उसको आप शुद्ध तरीके से लिखना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प है लेखन की गति में वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। जब कोई शिक्षक तेज गति से बोलेगा, कभी धीरे गति से बोलेगा, तो उससे क्या होगा? आपकी जो लिखावट है, लिखने की गति है, उसमें भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो श्रुत लेखन अभ्यास की विधि का उद्देश्य होते हैं वो ये तीनों ही होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण के लिए प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाए, अंतः क्रिया पर बल दिया जाए, पाठन और मूल्यांकन साथ साथ चले, या फिर शिक्षण की समयावधि तय नहीं करे। तो राइट आंसर होगा शिक्षण की समयावधि तय नहीं करे, ये आवश्यक नहीं होता है। सूक्ष्म शिक्षण के लिए प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाए, अंतः क्रिया पर बल दिया जाए और पाठन और मूल्यांकन साथ साथ चले, ये तीनों ही आवश्यक होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के लिए। सबसे जरूरी क्या है? आपको पता होना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है। यदि डायरेक्टली पूछे कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है, तो वो है A.W. एलन। इन्होंने ही माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक की रचना की थी, या फिर इन्होंने ही लिखी थी। हिंदी में माइक्रो टीचिंग को ही सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है, जिसके लेखक कौन है? A.W. एलन है, और यही इसके जन्मदाता है। यदि भारत में पूछे कि भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है, इसके जन्मदाता कौन है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा डॉक्टर D.D. तिवारी। यदि प्रश्न में A.W. एलन दे तो वो राइट होगा, भारत में पूछे तो डॉक्टर D.D. तिवारी राइट होगा। अब बात करते हैं कि इसकी पढ़ाने की समय अवधि कितनी होती है, तो याद रखिएगा 10 मिनट होती है। कितनी होती है? मात्र 10 मिनट होती है इसकी समय पढ़ाने की जो समय अवधि होती है वो 10 मिनट की होती है। और छात्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 10 मिनट होती है, और जो छात्रों की संख्या होती है वो कम से कम 5 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 होनी चाहिए सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या। अब सूक्ष्म शिक्षण के सोपान की बात कर लेते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नियोजन, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन और पुनः प्रतिपुष्टि, ये सभी सूक्ष्म शिक्षण के सोपान है। तो इन सभी को आपको याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है वैचारिक सामग्री। यहाँ पर वैचारिक सामग्री के बारे में पूछा गया है। संरचना है, मूल विषय वस्तु है, शब्दावली है, या फिर व्याकरणिक है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर मूल विषय वस्तु। याद रखिएगा जो वैचारिक सामग्री होगी वो मूल विषय वस्तु होगी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा के आधार का कार्य करती है। इस हेतु जो विधि सहायक है वो कौन सी है? शब्द परिवर्तन विधि है, गठन विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इस हेतु जो विधि सहायक है वो व्याकरण अनुवाद विधि है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण अनुवाद विधि को और किस नाम से जाना जाता है और इसके प्रवर्तक कौन है। तो याद रखिएगा व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, और इस विधि को परंपरागत विधि और शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। याद रखिएगा इस विधि को क्या कहा जाता है? परंपरागत विधि और शास्त्रीय विधि के नाम से भी व्याकरण अनुवाद विधि को जाना जाता है। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, और इस विधि को परंपरागत विधि भी और शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना स्वगति से सीखना, अभ्यास पर अधिक बल देने का अवसर प्राप्त होता है, दोनों या फिर भाषा अर्जन के सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अभ्यास पर अधिक बल देने में भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाषा प्रयोगशाला विधि के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा भाषा प्रयोगशाला विधि के जो प्रवर्तक हैं वो लॉरेंस एम स्टालुरो एवं डेनियल डेविस भाषा प्रयोगशाला विधि के प्रवर्तक हैं। याद रखिएगा, एक बार फिर दोहरा देता हूं, भाषा प्रयोगशाला विधि के जो प्रवर्तक हैं वो लॉरेंस एम स्टालुरो एवं डेनियल डेविस है। ये आपको याद रखना है कि कौन भाषा प्रयोगशाला विधि के प्रवर्तक है और इसकी उपयोगिता किस में देखी जा सकती है। ये 2 प्रश्न आपको कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का अध्ययनात्मक पक्ष। यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम का अध्ययनात्मक पक्ष बताना है, कौन सा होगा। पुस्तक का आकार प्रकार, प्राकथन, जिलद या फिर मुख पृष्ठ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्राकथन। याद रखिएगा जो पाठ्यक्रम का अध्ययनात्मक पक्ष होता है वो प्राकथन होता है इन चारों विकल्पों में से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधन है। यहाँ पर श्रव्य दृश्य साधन के बारे में आपको बताना है, कौन सा होगा। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। चलचित्र है, चित्र है, चित्र विस्तारक है या फिर रेखा चित्र है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चलचित्र। चलचित्र को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसे ही श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं, जिसे हम सुन और देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण कहलाता है। कौन सा अनुकरण कहलाता है। प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अनुलेख। अनुलेख जिसे छात्र किसी नमूने को देखकर लिखता है या फिर किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा लिखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनुलेख कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण आपको बताना है क्या हो सकता है। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना तथा प्रयत्न लाघव, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण है, यानी कि शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना और प्रयत्न लाघव, ये दोनों ही किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से है। मुंह से है, कान से है, कान व आँख से है या फिर आँख से है। साधारण सा प्रश्न है, चारों विकल्पों को देखकर ही यहाँ पर आप राइट आंसर लगा सकते हैं कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा कान व आँख से। जो नाटक होती है उसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए इसका जो संबंध होता है वो कौन सी ज्ञानेंद्रियों से होता है, कान व आँख की ज्ञानेंद्रियों से होता है नाटक का संबंध। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। कौन सा मूल्यांकन है। नियोजनात्मक मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है, निदानात्मक मूल्यांकन है या फिर संकल्पनात्मक मूल्यांकन है। तो राइट आंसर होगा सत्र की समाप्ति पर जो प्रयुक्त मूल्यांकन होगा वो संकल्पनात्मक मूल्यांकन होगा, जिसका उद्देश्य होता है अधिगम प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करना। याद रखिएगा सत्र की समाप्ति पर जो प्रयुक्त मूल्यांकन होगा वो कौन सा होगा, संकल्पनात्मक मूल्यांकन होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कौन उपयोगी नहीं है ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में। शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण या फिर प्रश्नों के प्रकार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षक निर्मित सामग्री। याद रखिएगा जो ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं होता है वो शिक्षक निर्मित सामग्री का उपयोग नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है कौन सी है? सरल सा प्रश्न है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी होगी? शब्दार्थ कथन प्रणाली, गीत तथा नाट्य प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंड्यान्वयन प्रणाली या फिर व्याख्या प्रणाली? तो नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो ये कविता शिक्षण की गीत तथा नाटक प्रणाली सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है भाषा कौशल है। भाषा कौशल क्या है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। अब आपको बताना है कि भाषा कौशल क्या है, शिक्षण है, अधिगम है, अनुदेशन है या फिर दक्षता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो भाषा कौशल है वो दक्षता है। क्या है? दक्षता। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है सैद्धांतिक, जीवन उपयोगी, बेसिक या फिर नैतिक। तो इसके बारे में आपको जो इसके पहले वाला वीडियो उसमें आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो याद रखिएगा जो प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है वो किसकी की जाती है? तो वो जीवन उपयोगी की जाती है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक किलपेट्रिक है, विलियम एच किलपेट्रिक प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक है। और भी इसके बारे में मैंने आपको बताया है जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। थोड़ी देर पहले ही मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको आवश्यक गुण बताना है। गतिशीलता है, ग्रहण्यता है, प्रभाव उत्पादकता है या फिर उच्चारण की शुद्धता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में पूछा गया है, उसके आवश्यक गुण के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उच्चारण की शुद्धता होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निदान, उपचार, दोनों या फिर उपलब्धि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपचार। जो चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? उपचार कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। यहाँ पर कौन सा उपभेद नहीं है? उद्बोधन विधि का दृश्य विधान, अभिनय, कहानी या फिर अनुवाद। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अनुवाद। जो उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है वो अनुवाद नहीं है। दृश्य विधान, अभिनय और कहानी ये तीनों ही उद्बोधन विधि के उपभेद है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना, शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना या फिर शिक्षा को स्थायी बनाना। तो यहाँ पर श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर ना देना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना या फिर विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर ना देना। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, क्योंकि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता होती है वो यहाँ होती है कि विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर ये जोर देती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा ज्ञानगम्य है, भाषा अभ्यासगम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है या फिर भाषा अनुकरणात्मक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा ज्ञानगम्य है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है A.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? हर्बर्ट्स उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCEM उपागम या फिर मारिसन उपागम। तो याद रखिएगा जो A.S. ब्लूम ने शिक्षा में नवीन आयाम दिया है वो मूल्यांकन उपागम दिया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है भाषिक सामग्री है। थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था कि वैचारिक सामग्री कौन सी है, तो वहाँ पर मैंने आपको आंसर बताया था मूल विषय वस्तु। यहाँ पर भाषिक सामग्री के बारे में पूछा है तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शब्दावली। याद रखिएगा जो भाषिक सामग्री होती है वो शब्दावली होती है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है
विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, किसका होता है? वाक्य से पैराग्राफ का होता है, वर्ण से शब्द का होता है, शब्द से वाक्य का होता है, या फिर शब्द से वर्ण का होता है। तो यहाँ पर विश्लेषणात्मक विधि में पूछा गया है तो राइट आंसर होगा शब्द से वर्ण का प्रयोग होता है विश्लेषणात्मक विधि में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। आलोचनात्मक प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है, मिलान प्रश्न है, या फिर व्याख्यात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मिलान प्रश्न। याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो प्रकार होता है वो मिलान प्रश्न होता है। जो प्रश्न हम अभी पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, जिसमें 4 विकल्प होते हैं और आपको वहाँ पर चुनना होता है कि कौन सा सही विकल्प है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किसकी विशेषता नहीं है एक अच्छे मूल्यांकन की? वेधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, या फिर व्यापकता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठता। याद रखिएगा, एक अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं होती है वो वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए तो यहीं पर हमारा जो सेकंड पार्ट था वो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। यदि अच्छा लगे तो सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है यदि आप नए हैं या फिर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।